बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे क्लास 11th में दो बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है हमारी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, अब जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है, अभी अब जब आगे पढ़ेंगे, माइक्रो का मतलब होता है छोटे पैमाने पर जो देखते हैं ना हम, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि है इंट्रोडक्शन। ओके, तो हमारा आज की क्लास का टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं। एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। देखो, सभी जो स्टडी होती है ना, सभी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर उनकी खुद की एक ओन लैंग्वेज होती है और उनके खुद की एक थिंकिंग वे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स टॉक्ड अबाउट अलजेब्रा। जो मैथमेटिक्स होती हैं वो अलजेब्रा के बारे में टॉक करते हैं। साइंस डील विद एक्सपेरिमेंट। साइंस किसके साथ डील करता है? एक्सपेरिमेंट्स के साथ। अकाउंट डील करती है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, एंड सो ऑन। इकोनॉमिक्स इज़ नो डिफरेंट। कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इनसे। एंड इकोनॉमिक्स लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टर्म लाइक डिमांड एंड सप्लाई एंड द मार्केट एक्सेट्रा। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो डिमांड होता है, सप्लाई होता है, मार्केट होता है, ये सब शब्दों का यूज़ किया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस बुक इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इकोनॉमिस्ट वे ऑफ थिंकिंग। इस बुक का जो इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि किस तरह से एक इकोनॉमिस्ट सोचता है हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, तो उसका जो पर्पस है वो आपको यही समझाने का है। ऑफ कोर्स एज वन कैन नॉट बिकम अ मैथमेटिशियन ओवरनाइट। जैसे कि हम सब जानते हैं एक मैथमेटिशियन एक ही रात में नहीं बना जा सकता। इन द सेम वे लर्निंग टू थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट विल टेक सम टाइम। अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखनी है तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, येट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड लाइव एग्जाम्पल्स, दिस बुक विल गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड प्रैक्टिस दीज स्किल्स। तो ये जो बुक है आपको मैथमेटिक्स की हेल्प से, ठीक है, न्यूमेरिकल तरीक़ों से, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरीज से आपको इकोनॉमिक्स के बारे में समझाने की कोशिश करेगी। इसके अंदर एक सब टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन के अंदर, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। क्योंकि हमें आगे अगर इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, एक इकोनॉमी क्या होती है। You must have observed many activities happening around you in your daily life. For instance, you may have seen factories, mines, shops, office, flyovers, railway, etc. आप अपने डे टू डे की एक्टिविटीज़ में ये ऑब्जर्व करते होंगे कि यहाँ पर देखते होंगे कि फैक्ट्रीज भी हैं आपके आसपास, माइंस है, शॉप्स है, ऑफिस, फ्लाईओवर्स हैं, एक्सेट्रा। All these institutions and organization may be collectively called an economy. इन सबको जब आप कलेक्टिवली लिख देंगे, मतलब इन सबको जो हम देख रहे हैं इन सबका कलेक्शन ही कहलाता है बच्चों इकोनॉमी। Such units enable people to earn an income. कुछ यूनिट्स इनेबल करती हैं लोगों को कमाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल रिक्वायर फॉर यूज़। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज क्या करती हैं, यहाँ पर ये दोनों काम कर रही है। यहाँ पर लेबर जा कर के काम करता है और अपने लिए इनकम जनरेट करता है, और हमारे लिए क्या करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इन सबको ही कलेक्टिवली अगर बोला जाए तो यही होती है एक इकोनॉमी। जैसे इंडियन इकोनॉमी होती है, ठीक है ना, उसके अंदर जितने भी ये सब काम हो रहे हैं,
ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है और कोई इंसान के लिए क्या है कि वो अर्न कर रहा है उस इकोनॉमी के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है पीपल को द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, काम करने के लिए एक माध्यम देता है और कमाने के लिए, अर्न और लिविंग के लिए भी एक माध्यम देता है। तो इकोनॉमी एक क्या होता है, सिस्टम होता है जो लोगों को एक माध्यम देता है कमाने के लिए। ओके, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। नाउ इसी के अंदर एक सब टॉपिक आता है हमारा, एक मिनट रुक जाओ, पहले हम इकोनॉमी के बारे में डिटेल में कर रहे थे। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पीपल को लिविंग देती है। इन दिस टास्क इट मेक यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी हेल्प से हम गुड्स को क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी, मैंने बताया था ना इंडियन इकोनॉमी, आपको एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। इंडियन इकोनॉमी यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। इंडियन इकोनॉमी जो कंसिस्ट करती है वो इन सभी सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस को जो एग्रीकल्चर में होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं, ट्रांसपोर्ट में होते हैं, इन सबको क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। नाउ इसी के अंदर हमारा एक सब टॉपिक हो जाएगा वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की प्रोसेस किस तरीके से होती है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो लोगों को जीने का माध्यम देता है। For this objective to be fulfilled, it is necessary that every economy should undertake 3 economic activity। हर इकोनॉमी को, समझ रहे हैं आप, हर इकोनॉमी को 3 वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। कैसी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं या फिर कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर भी देखा था चैप्टर नंबर 1 में, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वहाँ पर भी हमने आपको प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन सब के बारे में डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर भी हम आपको बताते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का मीन्स क्या है। प्रोडक्शन का मतलब है कि आप किसी गुड्स का, किसी सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड अ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल यू मेक अ शुगर फ्रॉम द शुगर केन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स देखिए, हमने तो अब जो फैक्ट्री है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वर्क है, उनका काम तो ये था कि उन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन गुड्स तो जब भी प्रोड्यूस करने का फ़ायदा रहेगा ना, जब उसे कोई कंज्यूम करने वाला होगा, यानी कि क्या होगी, एक उसके लिए पब्लिक होनी चाहिए जो उसे क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। तो कंजम्पशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोडक्शन के बाद हमें करना ही पड़ता है। कंजम्पशन नहीं कर सकते आप प्रोडक्शन के बिना, और प्रोडक्शन का कोई महत्व ही नहीं है कंजम्पशन के बिना। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में, कैपिटल फॉर्मेशन मशीनरी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल फॉर्मेशन। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नोन एज द एसेंशियल और द वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक इकोनॉमी की सबसे महत्व, इम्पॉर्टेंट वाइटल प्रोसेस होती है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमी के लिए। ओके, भाई अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कैसे चलेगा एक देश। अगर प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कोई कंजम्पशन नहीं कर रहा, तब भी देश चल सकता है, क्योंकि जब तक कोई पर्सन, जैसे कोई चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो प्रोडक्शन के बाद उसे कोई पर्सन कंज्यूम करेगा, ठीक है, और जब वो उसे खरीदेगा तो वो सरकार को एक टैक्स भी देगा। अब वो सरकार को जो टैक्स देगा उससे ही क्या होता है, एक देश चलता है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, अगर अब जो हम पर जो पैसे आए हम उसे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, रोड बनाएंगे,
ठीक है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी के लिए जो वाइटल प्रोसेस है वो ये 3 ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक आता है कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। वी गो टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी। हम जाते हैं सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए। वी गो टू अ रेस्टोरेंट टू ईट, और रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि रेस्टोरेंट में मूवी देखने जा रहे हो और मूवी के सिनेमा हॉल में खाना खाने जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। वी अटेंड स्कूल टू गेट एजुकेटेड। हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेट होने के लिए, और टू बी एबल टू अर्न अ लिविंग, ताकि हम एक लिविंग कर सके, अर्न अ लिविंग कर सके। इट मीन्स एवरी एक्टिविटी इज कंडक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। यानी कि कहा जा रहा है कोई ना कोई एक्टिविटी इसलिए कंडक्ट की जा रही है क्योंकि कोई ना कोई उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होगा ही होगा, तभी तो हम कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड बिकॉज इट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इकोनॉमी के, यानी कि एक भारत इंडियन इकोनॉमी है आपके पास, ठीक है, तो उस इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट ऑफ एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हाउएवर द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड में कहा जाए कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जा रही है, तो आप बोल सकते हैं स्कार्सिटी है एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने पड़ रही है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है मार्केट में, जैसे कि कोई चीज़ पहले 5 रुपये की आती थी, अब वही चीज़ 6 रुपये की आ गई। जैसे कि आपके कुछ पेन्स हो गए, वो पहले 5 रुपये के आते थे, अब वो 6 रुपये के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 रुपये का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हमें जो इकोनॉमिक्स है ना, वो यही हेल्प करती है कि ये जो प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, जो प्राइस बढ़ गया है, वो किस रीज़न से बढ़ा है उसको हम समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग तो सिर्फ क्या करते हैं कि बस कुछ सोचे समझे बिना ही बोल देते हैं कि भाई इसलिए बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक की जो हम समझते हैं, हमें डिटेल लैंग्वेज पता चलती है कि भाई ये रीज़न बेसिकली हुए होंगे। वी ऑल नो ह्यूमन वॉन्ट्स आर मोर देन अवेलेबल रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि ह्यूमन की वॉन्ट्स एक अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड, लेकिन हमारी वॉन्ट्स कभी ख़त्म ही नहीं होती, नेवर एंडिंग वॉन्ट्स है ना हमारी। तो सो देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट दीज स्कार्स रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ एवर फॉर नेवर एंडिंग ह्यूमन वॉन्ट्स। तो ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें इन स्कार्स रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है, बांटना है, ताकि ये सबको मिल जाए और सबकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकें। Hence, economics is concerned with the selection of resources under condition of scarcity. Economics concern किसके माध्यम पे हो रही है कि सिलेक्शन कर रहे हैं हम रिसोर्सेज का, कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को सिलेक्शन करें अलग अलग कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी के अंदर। ओके, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो सबसे मेन वर्ड है, व्हाई डू वी स्टडी, द रीज़न इज स्कार्सिटी। रीज़न इज स्कार्सिटी की वजह से पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास भाई स्कार्सिटी क्या होती है। टॉपिक नंबर 2 आज की क्लास का होता है स्टार्ट, दैट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। स्कार्सिटी क्या होती है कि किसी चीज़ की, जो किसी गुड की या सर्विसेज की क्या होता है, एक सप्लाई की लिमिटेशन होती है इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, क्योंकि उसकी डिमांड क्या है। देखो, स्कार्सिटी का मतलब अगर आपको सिंपली लैंग्वेज में अगर बताऊं तो आप ये देख सकते हैं कि जो डिमांड होती है किसी भी थिंग की, किसी भी गुड की, वो कैसे होती है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड इज मोर देन बाय सप्लाई, डिमांड इज मोर देन बाय सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास, लिमिटेड है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ पर कहता है जब वांट्स एक्सीड हो जाती हैं अवेलेबल रिसोर्सेज से, एज अ रिजल्ट गुड्स आर नॉट readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people।
कहा जा रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो सोसाइटी की नीड होती है वो बहुत अनलिमिटेड होती है। तो सबकी वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो हमें इस तरीके से गुड्स को क्या करना होता है, एलोकेट करना होता है। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। स्कार्सिटी कैसी है, ये सिर्फ क्या है, एक कंट्री में नहीं देखने को मिलेगी, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी, हर घर में देखने को मिलेगी। हर इंसान के अंदर स्कार्सिटी कुछ ना कुछ रहती है। जैसे कि किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो स्कार्सिटी क्या है, यूनिवर्सल है, किसी न किसी चीज़ की एक स्कार्सिटी होती है और हर कंट्री में स्कार्सिटी होती है, ठीक है। दैट इज every individual, organization and economy faces scarcity of resources। और इकोनॉमी फेस करती है क्या, scarcity of resources को। scarcity of resources calls for economizing of resources। scarcity of resources को कॉल्स करता है क्या, economizing of resources। economizing of resources refers to the making optimum use of the available resources। तो scarcity of resources क्या करता है कि इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। क्या वर्ड बोला गया है यहाँ पर, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका हमें क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। दैट प्रोसेस कॉल्ड द इकोनोमाइजिंग। ओके, नाउ देयर इज अ नीड टू इकोनोमाइज एज वी हैव टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। हम ये जानते हैं कि हमें देयर इज अ नीड टू इकोनोमाइज, हमें इकोनोमाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो वी हैव टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स, हमारी जो वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, वो ख़त्म ही नहीं होती है, और हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि स्कार्सिटी ही कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। स्कार्सिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। जो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है वो ही एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है। इन एडिशन टू बीइंग स्कार्स, रिसोर्सेज ऑल्सो हैव ऑल्टरनेट डिफरेंट यूजेस। कहते हैं कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यानी कि डिफरेंट यूजेस भी होते हैं। ये हमने आपको स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में समझाया था विद एन एग्जाम्पल कि ऑल्टरनेट यूजेस क्या होते हैं। हम यहाँ भी समझा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स दैट अ रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। अब देखो, पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि ऑल्टरनेट यूज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जो ये ऑल्टरनेट यूज़ होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ना, मान लेते हैं कि 15,000 रुपीज़ है, आपके पास 15,000 रुपीज़ है। अब इस 15,000 रुपीज़ का क्या कोई एक ही यूज़ होगा? आप क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं, 15,000 आपके पास क्या है, आपकी इनकम। तो इस 15,000 रुपीज़ के ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं बच्चों। कैसे? जैसे कि आपको अपने घर का रेंट पे करना है। मान लेते हैं रेंट आपने पे किया कितना, 5,000 रुपीज़, ओके। फिर वहीं आपने दूसरी जगह कि आपके जो घर के एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक राशन का खर्चा जो भी होता है, वो सभी खर्चा मैं यहाँ पर आपको अगर बता दूँ तो मान लेते हैं कितने हो गए, 10,000 रुपीज़, ओके। थर्ड क्या हो गया आपके पास कि अब आपके पास बचे कितने, 15,000 पूरी चली गई। यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग 5,000 कर देते हैं, इसको 5,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह लगा करके कितने हो गए, राशन वगैरह का 5,000। तो और थर्ड और ले लेते हैं, अब आपके पास 5,000 और बच गए, तो 5,000 आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस में निकल जाते हैं। ऑफिस जाना होता है ना आपको,
तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आपके लग जाते हैं 1000 रुपीज़। और बाकी का 4th में आप कुछ सेविंग कर लेते हैं या फिर कुछ अपना सामान खरीद लेते हैं, कुछ कपड़े वगैरह खरीद लेते हैं। तो 5 और 5 कितने हो गए 10, 5 and 5 10 11 और ये हो गए 4000। 15,000 की आपकी इनकम थी। यही होता है आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं 15,000 रुपीज़, लेकिन उनके जो यूजेस हैं ये क्या है ऑल्टरनेट यूजेस हैं। देखो उसका सिर्फ एक ही यूज़ नहीं हो रहा है, इस 15,000 रुपीज़ सिर्फ रेंट नहीं पे किए जा रहे, और भी खर्चे निकाले जा रहे हैं। तो किसी रिसोर्सेज के कैसे यूज़ होना, ऑल्टरनेट यूजेस होना, दैट टर्म कॉल्ड द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अ रिसोर्सेज। चलिए अब जरा आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो पेट्रोल इज स्कार्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो पेट्रोल होता है ना उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, स्कार्स भी है वो, बिल्कुल ठीक है, तभी तो वो कॉस्टली पड़ रहा है। लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास और डिमांड उसकी ज़्यादा है। बट देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम इन एडिशन टू इट्स स्कार्सिटी, इट इज़ यूज नॉट ओनली इन व्हीकल्स। देखो हमें यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है बच्चों पेट्रोल का दिया गया है, ऑल्टरनेटिव यूजेस को समझाने के लिए कहा गया है कि जो पेट्रोल है उसे सिर्फ हम अपनी गाड़ियों में ही नहीं यूज़ करते, उन्हें मशीनों के अंदर भी, रेलवे इंजन्स, एयरप्लेन्स, जनरेटर्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो उस पेट्रोल के जो यूज़ हैं व्हीकल में भी हो रहे हैं, मशीन में भी हो रहा है, रेलवे इंजन्स में भी हो रहा है, तो उस पेट्रोल के क्या हो गए ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। ओके, दो एग्जाम्पल समझा दिए आपको यहाँ पर। वेन एवर अ कॉमोडिटी इज चोजन फॉर वन यूज, जब कोई कॉमोडिटी हम चोजन करते हैं एक यूज़ के लिए, अदर वैल्यूएबल यूजेस विल हैव टू बी रिजेक्टेड। अब आपने अगर मान लेते हैं कि व्हीकल के लिए आपने पेट्रोल को चूज़ किया है तो बाकी वाले जो ऑप्शंस थे वो तो रिजेक्ट हो जाएंगे। इट गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो भाई वो तो बात है ही, तभी तो हमें क्या करना है कि पेट्रोल का भी हमें एक इकोनोमाइजिंग करनी है ताकि हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अब भाई व्हीकल्स में ही अगर पेट्रोल सबको मिल जाए, ठीक है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर सब लोग व्हीकल्स में ही हम बांट देंगे तो हम फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन करने वाली मशीनों के अंदर अगर हम नहीं डाल पाते हैं पेट्रोल तो फिर प्रोडक्शन ही नहीं होगा किसी भी गुड्स का, और अगर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई उसे परचेज़ नहीं कर पाएगा, और अगर उसे कोई परचेज़ नहीं कर पाएगा तो फिर टैक्स नहीं दे पाएगा, जिससे इकोनॉमी जो है डाउन चली जाएगी। ओके, सब देखो अब समझ में आया ना आपको कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। यही रीज़न है, हम एकदम डिटेल में जाते हैं, किसी भी रीज़न के बारे में समझते हैं कि भैया पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, इसलिए हम जो पेट्रोल का प्राइस थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि जो पहले 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाता था अब वो 700 या 800 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा। तो पेट्रोल की जो क्वांटिटी होगी लोगों को मिलने वाली थोड़ी कम हो जाएगी, ताकि हम उससे और ऑप्टिमाइजेशन कर सकें उसका। ठीक है, समझ में आया आपको कि क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों आज की क्लास का, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एज वी नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हम जानते हैं ह्यूमन की वांट्स कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। ह्यूमन की जो वांट्स होती है ना वो अनलिमिटेड है, वो ख़त्म ही नहीं हो सकती। अगर आज आपके पास आप सोचते हैं कि आपके पास सिर्फ एक साइकिल है तो आपकी डिमांड रहती है कि मुझे एक अच्छी सी बाइक चाहिए। ठीक है, फिर जब आपके पास एक बाइक आ जाती है तो फिर आप डिमांड करते हैं कि क्यों ना मेरे पास एक अच्छी सी कार, ताकि जिसके अंदर मैं अपनी पूरी फैमिली को उसमें ट्रैवल करवा सकूं। फिर जब आपके पास कार आ जाती है तो आप सोचते हैं क्यों ना मेरे पास एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार हो। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद तुम अगर बहुत ज़्यादा अर्न करते हो, तुम्हारे बहुत अच्छी इनकम है, ठीक है, बहुत अच्छी बिजनेस है, फिर तुम सोचोगे यार क्यों ना अपना प्राइवेट जेट ही खरीद लो, है कि नहीं। तो ह्यूमन वांट ख़त्म ही नहीं होती है। हमारी ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो मीन्स है, जो माध्यम है, वो लिमिटेड ही है। देयरफॉर ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, तो इसलिए हम कह सकते हैं यही है कि हम हमारी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एवरी कंज्यूमर एक्सरसाइजेज चॉइसेस। अब हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं
कि इस 15,000 रुपीज़ का किस तरीके से हम इस तरीके से बांटें ताकि हमारे सारी की सारी जो इच्छाएं हैं, जो वांट्स हैं, वो कुछ तो पूरी हो। ठीक है, अब सोच तो हमने बहुत कुछ रखा है कि स्पोर्ट्स कार हो, लेकिन आप पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा जोड़ करके आप एक बाइक लेते हैं। तो ठीक है, चॉइस करते हैं आप एज टू विच गुड्स शुड बी कंज्यूम एंड इन व्हाट क्वांटिटी। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सिलेक्शन करना, चुनना कि हमें क्या चाहिए, यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि हमारी वांट्स किस तरीके से हैं, अनलिमिटेड है। आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो कि रिसोर्सेज हमारे पास कैसी हैं, लिमिटेड हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब कहते हैं कि रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, भाई क्या रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की क्या हो जाना, कमी हो जाना, कमी ही है हमारे पास। रिसोर्सेज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल ये लिमिटेड होती है इन रिलेशन टू देयर डिमांड, उनके डिमांड के रिलेशन में, और इकोनॉमी ये सब चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती ऑल व्हाट पीपल वांट। इट इज़ द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द इकोनॉमीज, इन ऑल इकोनॉमीज। कहता है कि जो यहाँ पे बेसिक यही क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ही क्या है, एक बेसिक रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सभी इकोनॉमी के अंदर। स्कार्सिटी क्या है, यूनिवर्सल है। स्कार्सिटी कैसी है, यूनिवर्सल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ एक इकोनॉमी में नहीं देखी जाएगी, ये यूनिवर्सल है। हर कंट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ की स्कार्सिटी तो होगी ही होगी। and applies to all individual organization and country. There would have been no problem if resources were not scarce. इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनती ही नहीं अगर रिसोर्सेज स्कार्स ना होते। हमारे पास अगर बहुत सारे रिसोर्सेज होते, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते, तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी चीज़ महंगी नहीं होती, क्योंकि सब चीज़ की क्या है, एक अनलिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज है। लेकिन ऐसा है नहीं, रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, तभी तो स्कार्सिटी बनी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सेकंड रीज़न है कि हमारी जो वांट्स हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। पहले आपको साइकिल चाहिए, फिर बाइक चाहिए, फिर एक नॉर्मल कार चाहिए, फिर एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, फिर आफ्टर सम टाइम सोचते हो कि क्यों ना एक प्राइवेट जेट ही हो जाए। तो वांट्स ख़त्म नहीं होगी, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान है भाई, हम हैं क्या, हम हैं इंसान, और इंसान की जो वांट्स होती है वो पूरी नहीं होती। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वांट एमर्ज। एक वांट ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। आपने साइकिल सोची थी, साइकिल आपको मिल गई, साइकिल मिलते ही अब आपको थोड़े दिनों के बाद ही या फिर कुछ ही टाइम के बाद लगेगा यार अब बाइक लेनी है। देखो, एक वांट फुलफिल हो गई, उसके बाद सेकेंडली अचानक एमर्ज हो जाती है एकदम। ह्यूमन नेचर है, ठीक है। चलिए कहाँ थे हम, हाँ, wants of the people are unlimited and keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources। लेकिन resources कैसे, limited। ह्यूमन wants also differ in priorities। अब जो ह्यूमन की wants होती है ना, वो डिफर अलग अलग प्रायोरिटीज़ को डिफर करती है। दैट इज ऑल wants are not of equal intensity। सभी wants की इक्वल इंटेंसिटी नहीं होती। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम wants are more important and urgent as compared to other। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एक क्या है, बाइक है,
तो आपको लगता है कि मुझे ना एक कार लेनी चाहिए क्योंकि मुझे कार पसंद है, मुझे कार में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, दैट्स ऑल। तो ये जो है ना, ये एक अर्जेंट नीड नहीं है आपके लिए। देखो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ना कुछ तो है ना, आपके पास आपकी खुद की बाइक है, लेकिन वहीं पर अगर किसी पर्सन को कार की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि उसका डेली वर्क ही कैसा होता है, कार पे ही होता है, उसको उसके जो फैमिली मेम्बर्स होता है उन्हें एक एक करके क्या करना होता है, ड्रॉप करना होता है उनकी डेस्टिनेशन के ऊपर। तो उसके लिए जो कार है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाएगा, ना कि आपके लिए, ठीक है। So due to this reason, people allocate their resources in order of preference to satisfy some of their wants. If all human wants had been of equal importance, then it would have become impossible to make choice. अगर सभी ह्यूमन वांट्स क्या हो जाए, एक इक्वल इम्पोर्टेंस दे दें हम सबको कि भाई ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो चुनना यानी कि चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। प्रॉपर समझा दिया था, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। रिसोर्सेज सिर्फ स्कार्स ही नहीं होते, लेकिन इनके जो यूजेस होते हैं, इनके बहुत सारे यूजेस अलग अलग जगहों पे भी होते हैं। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज यूज्ड नॉट ओनली इन व्हीकल but also for running machine, generator, etc. As a result, economy has to make choice between the alternative uses of the given resources. यहाँ पर पेट्रोल का एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे रखा है और ऊपर भी दे रखा है। तो आपके लिए तो मैंने दो एग्जाम्पल समझा दिए, पेट्रोल वाला भी और ये सैलरी वाला किया। आपकी 15,000 रुपीज़ की सैलरी थी और आपको उसको क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव यूजेज है। आपको रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, राशन का खर्चे, वाटर एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें जो हैं आपके 5,000 के हो जाते हैं। आपका आने जाने का खर्चा 1,000 का हो जाता है, सेविंग बचती है आपकी 4,000 की। सेविंग करनी भी ज़रूरी है क्योंकि आपको भाई आगे आपको कोई फ्यूचर प्लान होगा। तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑल्टरनेट यूजेस। अब हमारा ये भी क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में, रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। अब इन दोनों में क्या हो रहा है भाई, आपस में हाथापाई हो रही है, ठीक है। रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स, वर्सेस हो गया ना, एक तरीके से डिफरेंस बता रहे हैं। कह रहे फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, दे आर स्कार्स। रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स है। दैट इज देयर सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड। सप्लाई इज लेस देन बाय डिमांड, ठीक है, या फिर डिमांड इज ग्रेटर देन बाय सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये क्या है, स्कार्स है। दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज। रिसोर्सेज के जो यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। अब हम करते हैं फ्यूचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, दे आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की वांट्स कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। एक ख़त्म होती है, दूसरी इमर्ज हो जाती है। दे डिफर इन प्रायोरिटीज़, ये अलग अलग प्रायोरिटीज़ को क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि पहले मेरे लिए देखो, अब आपके पास 15,000 रुपीज़ है, तो आप तो ये सोचेंगे ना कि उस 15,000 रुपीज़ के अंदर कि पहले मुझे 5,000 तो रेंट देना पड़ेगा। जिस घर में रह रहे हो पहले तो रेंट देना पड़ेगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, रेंट। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, गैस एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस आपको देने पड़ेंगे। फिर जब सब कुछ करने के बाद आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आ गए, फिर उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो सेविंग में आपने करा, तो प्रायोरिटीज़ देने पड़ती है। तो दैट इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम तक पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है, विद एग्जाम्पल्स क्लियर करा है डिटेल के अंदर। कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, सब पॉइंट्स को हमने कवर किया है डिटेल में। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं CBSE का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी हद तक बहुत बेटर हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू दी MCQs। अब वहाँ पर वो MCQs पे फोकस करते हैं क्योंकि फर्दर स्टडीज़ में भी MCQs पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो MCQs को समझने के लिए, MCQs क्वेश्चंस को करने के लिए ना बच्चों, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही यही है कि आप ना डिटेल स्टडी करो हर चैप्टर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो MCQ के बनते हैं ना, वो आपको ये लगता होगा कि क्वेश्चंस में से एकदम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो जब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं ना, केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं या फिर अदर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस बनते हैं, तो
वो ना चैप्टर के एकदम मिड में से पूछते हैं, एकदम कोर में से पूछते हैं कि बच्चे को जो डिटेल इसके बारे में पता है या नहीं पता है, कहीं उसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन तो नहीं कर रहा है, कर रखे हैं क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं रट्टे लगा रखे हैं। तो एमसीक्यू का मतलब यही था लाने का कि बच्चों को क्या हो कि वो कोर समझे, उसका मीनिंग समझे। तो इसलिए मैं डिटेल में आपको हर एक पॉइंट डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाए तब भी आप आराम से कर लेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए, लिखने वाले क्वेश्चंस भी आ जाए तब भी आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही कवर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।